Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our 7th and last episode of class 10th history chapter number 3 Nationalism in India, भारत में राष्ट्रवाद। हमारे इस चैप्टर की यात्रा शुरू हुई थी 1915 से, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद डट कर सामना करते हैं अंग्रेज़ों का, खूब सत्याग्रह करते हैं, खूब हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज है वो तभी तक यहाँ टिके हुए हैं जब तक हम उनका सहयोग करते हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि कैसे वो हमारे देश में रहकर हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। तो बहुत से आंदोलनों के बारे में पढ़ा हमने इस चैप्टर में। हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने उस वक्त के इतिहास को, उस वक्त की परिस्थितियों को, राजनीति को प्रभावित किया था। यानी हम 1915 से 1934 तक पिछले 6 एपिसोड में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा 7th एपिसोड होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे, हम एनालाइज करने वाले हैं कुछ और घटनाओं को। हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसमें किन समूहों ने भाग लिया और क्यों लिया, यानी उनके क्या हित थे, क्या वो चाहते थे, क्या उनकी उम्मीदें थी। और दूसरा हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की कि उसकी कमियां क्या रही। कुछ वर्ग, कुछ समूह थे जो इससे दूर रहे थे, किनारा कर लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, उसमें भाग नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था। और तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारकों ने भूमिका निभाई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से समूह थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और उनकी क्या उम्मीदें थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न समूह थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे धनी किसान समुदाय की। वे परेशान थे, किससे? मंदी से, और दूसरा गिरती कीमतों से। मंदी जैसे जैसे लंबी खींची उनकी आय गायब हो गई, उनके लिए करों का भुगतान करना असंभव हो गया। वो माली तौर पर, आर्थिक तौर पर बुरी हालात में आ गए थे। अब उनको लगा कि गांधी जी का ये आंदोलन है, शायद इसके बाद स्वराज आए, शायद कुछ मांगे उनकी मान ली जाए, इसलिए वो उत्साही समर्थक बन जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के, यानी बढ़ चढ़ के भाग लेते। तो पहला वर्ग ये था जिसने बढ़ चढ़ के भाग लिया, पहली बार इनकी संख्या अधिक रही थी। दूसरा था गरीब किसान। गरीब किसान के हालात वैसे ही खराब थे, लेकिन आर्थिक महामंदी जब जारी रही तो उनके हालात और ज़्यादा खराब हो गए, उनकी आय कम हो गई और छोटे काश्तकारों को तो करों का भुगतान करना भी मुश्किल हो गया। वो भी जुड़ गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उनकी उम्मीदें थी कि जमींदारों को लगान ना देना पड़े। गांधी जी, और शायद अगर ये आंदोलन सफल रहता तो स्वराज आने के बाद उनको इनका भुगतान, करों का भुगतान, लगान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा समूह था गरीब किसान जो इस आंदोलन से जुड़े। तीसरा था उद्योगपति। उद्योगपति थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनकी अलग मांगे थी, या अलग कह सकते हैं कि उम्मीदें थी इस आंदोलन से। उनकी जो उम्मीदें थी, जैसे वे विदेशी वस्तुएं जो थे उनके आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको सुरक्षा मिले जो विदेशों से आने वाला सामान है, क्योंकि पीछे जब आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, या असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य जो आंदोलन हुए थे, तो उस आंदोलनों के समय और प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्हें बहुत फ़ायदा या बेनिफिट रहा था। संजीवनी का काम किया था भारतीय उद्योगों के लिए। तेज़ी से भारतीय उद्योग थे वो आगे बढ़े थे, ग्रोथ की थी। तो उन्हें लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, और वो कुछ अपनी मांगे भी रखना चाहते थे। किसके खिलाफ? जो विदेशी वस्तुओं से आयात होता है, कि उन्हें कुछ सुरक्षा दी जाए, इनकम ट्यूस जो टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए वो पहले से ही लामबंद होना शुरू हो गए थे। 1927 में उन्होंने फिक्की का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, एनटीएससी और दोनों बोर्ड के एग्जाम दोनों दृष्टि से। उसके बाद चौथा जो समूह था जिसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया वो थे औद्योगिक समूह, लेकिन उन्होंने चुनिंदा तौर पर अपनी सुविधा के अनुसार गांधीवादी कार्यक्रम को अपनाया था। सुविधा के अनुसार, जैसे उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना तो वहाँ किया, लेकिन उनकी मांगे अलग रही थी, जैसे कम मजदूरी और ख़राब कामकाजी परिस्थितियाँ। यानी भाग जरूर लिया था लेकिन उनकी मांगे अलग थी। उसके बाद पांचवा जो समूह था, बहुत महत्वपूर्ण समूह था, वो था महिलाएं। पहली बार
बड़ी संख्या में महिलाओं ने किसी आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाएं जरूर निकली थी सड़कों के ऊपर, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इस बार संख्या बहुत अधिक रही। तो महिलाएं थी वो नमक मार्च के दौरान हजारों महिलाएं थी वो विरोध मार्च में भाग लेने के लिए, नमक का निर्माण करने के लिए, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए घरों से निकली। कई जेल भी जाती है इस दौरान। शहर में ये महिलाएं उच्च जाति के परिवारों से थी, जबकि गाँव में ये अमीर किसान परिवारों से थी। तो महिलाएं यानी ये 5 समूह थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। पहले धनी किसान, दूसरे गरीब किसान, तीसरे उद्योगपति, चौथे औद्योगिक श्रमिक और 5वें महिलाएं। और क्यों लिया ये आपको थोड़ा थोड़ा मेंशन करना है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आपको क्रेम नहीं करना है। थोड़ा सा हमने समझा है कि कैसे उन्होंने भाग लिया, उनके हित क्या थे, उम्मीदें क्या थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सीमाएं मतलब कुछ कमियां। शायद और ज़्यादा पावरफुल हो सकता था और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता था ये आंदोलन, लेकिन कुछ वर्गों ने इससे दूरी बना के रखी थी, भाग नहीं लिया था। वो 2 वर्ग थे, दलित समुदाय और भारतीय मुस्लिम समुदाय। हालांकि ये पूर्ण तौर पे ये नहीं कि सभी दलितों ने भाग नहीं लिया था या सभी मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था, लेकिन कुछ समूह, कुछ भाग थे, उन्होंने इससे दूरी बनाई थी। तो क्यों बनाई थी, क्या कारण थे, वो हम जानेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं दलित वर्ग की। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने दलितों की उपेक्षा की थी, उनसे एक दूरी बना करके रखी थी। लेकिन गांधी जी की विचारधारा अलग थी। उनका कहना था कि जब तक हम छुआछूत को समाप्त नहीं कर सकते तब तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा। 100 साल तक भी हम स्वराज प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम साथ मिलकर नहीं चलेंगे। जब तक हम खुद एक नहीं हो सकते तब तक हम अंग्रेजों को नहीं भगा पाएंगे। तो उनकी नीति विचार अलग था। उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया। हरिजन का अर्थ होता है हरि के जन, यानी भगवान के बच्चे। और उनके हकों के लिए, उनके पक्ष में उन्होंने एक लंबा संघर्ष भी किया। जैसे मंदिरों में प्रवेश के लिए, सार्वजनिक कुओं, टैंकों, सड़कों, स्कूलों में प्रवेश के लिए उन्होंने कई जगह सत्याग्रह का आयोजन भी किया। तो वास्तव में उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कई प्रकार के कार्य किए थे, ताकि जो भेदभाव हो रहा था, जो गलत था, उसको समाप्त किया जा सके। उन्होंने उनके कामों को, जैसे जो सफाई कर्मचारी थे, उनके कामों को अच्छे तरीके से लोग देखें, उसके लिए उन्होंने खुद भंगी यानी सफाई कर्मियों के कार्य को खुद किया। उन्होंने शौचालय की सफाई की। और जो उच्च जाति थे, जो छुआछूत को मानते थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो अपना हृदय बदले, अपना मन बदले और इस पाप को छोड़ें। और काफ़ी सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं, समझते भी हैं, और धीरे धीरे छुआछूत गायब होना शुरू हो जाता है। यानी ये सब कुछ गांधी जी वहाँ पर कर रहे होते हैं, यानी गांधी जी दलितों से जुड़े होते हैं। लेकिन उसी वक्त देश के कुछ भागों में जो दलित नेता थे, उन्होंने खुद को संघों में संगठित करना शुरू कर दिया, यूनियन बनानी शुरू कर दी। उन्होंने आरक्षण की मांग की शैक्षणिक संस्थानों में, और एक अलग निर्वाचन की मांग की। जैसे विधायी परिषद हैं तो अलग निर्वाचकों की मांग की। अलग निर्वाचकों का अर्थ था कि एक ही जगह से अगर एक चुना जा रहा है, जनरल यानी कि सामान्य सभी के लिए, तो दलितों का एक प्रतिनिधि अलग चुना जाए। जैसे हमारे यहाँ पे सांसद एक चुने जाते हैं, अगर 2 चुने जाए, ऐसी मांग थी। क्योंकि गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी को लगता था कि ये तो अंग्रेज़ों की नीति ही हो जाएगी, अंग्रेज़ों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, और इससे हम ऑलरेडी डिवाइड हो जाएंगे, ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने उनकी बात को मानने से मना कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित भागीदारी सीमित रहती इसी कारण से, क्योंकि उनकी मांगे थी, वो सहमत नहीं थे गांधी जी, और ना ही कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत थी। तो खास तौर पर ये जो उनकी संख्या सीमित रही, भागीदारी सीमित रही थी, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत से रही थी। उत्तर भारत में बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया था, लेकिन जहाँ पर ये संघ थोड़े से शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे, वहाँ पर भागीदारी कम रही थी। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें या नागपुर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भागीदारी कम थी। तो पहला ग्रुप था जिन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूरी बना के रखी थी, वो दलित थे। हालांकि ये इतना लेंथी आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जरूरी था कंसेप्ट क्लियर करना कि क्या कारण थे। उसके बाद दूसरा समूह जिनकी भागीदारी कम रही वो थे मुस्लिम समुदाय। इसमें भी यही था कि इसका अर्थ ये नहीं कि सभी मुस्लिम दूर रहे थे, लेकिन कुछ मुस्लिम जो मुस्लिम लीग की नीतियों से प्रभावित थे। इसका क्या कारण है, चलिए हम इसका भी पता करते हैं। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग पड़ गया था, दूर हो गया था। उस वक्त तक कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कारण ये था कि 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे संगठन जो थे, हिंदूवादी जो धार्मिक संगठन थे, उनके साथ खुल के जुड़ गया था और उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। तो इसलिए जैसे ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच में संबंध खराब हुए तो कई जगह पे आपस में संघर्ष भी हुए, दंगे भी भड़के, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग है वो कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाती है ताकि वो आपस में जुड़ पाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हालांकि इस आंदोलन से पहले आपस में गठजोड़ करने की कोशिश की। दोबारा से एक बड़ा समूह चाहता भी था कि ये दोनों साथ में आए। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो अलग निर्वाचनों की मांग को छोड़ने के लिए भी तैयार थे, बशर्ते उन्हें आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन जब ये बातचीत जारी रही थी तो 1928 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे के लिए जो मीटिंग हुई थी कि हम मिलकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इन प्रयासों का कड़ा विरोध किया। और यही कारण था कि बाद में मुसलमानों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा गुट है, वो इसका जवाब नहीं दे पाया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आह्वान था उसमें भाग लेने के लिए, उसमें भाग नहीं ले पाता है। तो ये दो समूह थे। क्यों, क्या कारण थे? हालांकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी अच्छे से समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि क्यों भाग नहीं लिया। अदरवाइज़ मैं आपको 30 सेकंड में बता सकता था कि इन दो समूह की भागीदारी कम रही थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वो ये है विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों और भाषाओं से संबंधित लोगों ने सामूहिकता की भावना कैसे विकसित की। यानी भारत में सामूहिकता का भाव कैसे विकसित हुआ। सामूहिकता का मतलब राष्ट्रीयता का। कैसे वो एकजुट हुए, या यूं कहें कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास है, उसके क्या कारण रहे। यानी ये सामूहिकता का भाव राष्ट्रवाद का विकास ही तो था। तो कैसे विभिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग एक साथ जुट गए, एक साथ गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगे, सत्याग्रही बन गए। क्यों बने, कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इनको जोड़ा, साथ मिलकर के गांधी जी के साथ ये चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कारक था वो था 20वीं सदी में भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ उभर के सामने आई। भारत माता की तस्वीर सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, लेकिन जो हम भारत माता की तस्वीर देखते हैं, पहली जो तस्वीर थी, पूर्ण तस्वीर थी, वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी। उन्होंने भारत माता को तपस्वी के तौर पर दिखाया था, शांत, रचित, दिव्य और आध्यात्मिक। उसमें बेड़ियों में बंधी हुई भारत माता को, बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता को दिखाया था। ये एक तस्वीर थी जिसने भारतीय लोगों को साथ जोड़ा, चाहे वो बंगाल के थे या महाराष्ट्र के थे या तमिलनाडु के थे या पंजाब के थे या यूपी के थे। उन्होंने देखा कि भारत माता यानी भारत ऐसा है जो कल्पना की गई थी, इसकी बेड़ियों को तोड़वाना, हमें अंग्रेजों को भगाना है। तो इस तस्वीर ने, चाहे वो अनपढ़ था, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं था, साथ जोड़ा। एक देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना उनके मनों में भरी, दिल में भरी। तो पहली थी भारत माता की तस्वीर, इसने बड़ा योगदान दिया भारत में राष्ट्रवाद के विकास में। दूसरा था वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखा था। ये मातृभूमि के लिए एक भजन है। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया गया था। आनंद मठ भी देशभक्ति, देश प्रेम से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है। और बाद में ये वंदे मातरम एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जाता है, भारत का प्रतीक बन जाता है, आज़ादी का प्रतीक बन जाता है। जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो बंगाल में बंगभंग आंदोलन था या राष्ट्रीय आंदोलन थे या सत्याग्रह थे, वहाँ पर इसको गाया गया। यानी
ये किसका प्रतीक हो गया था? स्वराज का प्रतीक हो गया था। और जैसे इसको गाया जाता था लोगों में जोश भर जाता था। तो वंदे मातरम में इन्होंने भी भारतीय लोगों को एकजुट किया, भारतीय लोगों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया संघर्ष करने के लिए। उसके बाद तीसरा जो कारक है वो है लोक कथाएं। इस समय के दौरान काफ़ी लोक कथाएं थी, उनको पुनर्जीवित किया गया। उनको राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने उन लोक कथाओं को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जो किंवदंतियाँ थी, लोकगीत जो थी, जो सुनी सुनाई बातें थी, वो इकट्ठा की गई और उनको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया उन सभी को। और इन्होंने भी, यानी जो लोक कथाएं थी जिसमें बताया गया कि भारत सोने की चिड़िया थी, जिसमें बताया गया कैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना किया, उसमें बताया गया कि कैसे हम पहले इतने वीर रहे थे। तो इन कथाओं ने भी वापस साहस भरा भारतीय लोगों में कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। आज भी हम झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है? एक लोक कथा है जो वास्तविक घटना के आधारित है, लेकिन जब ये सुनते हैं हम पूरी तो जोश भर जाता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। तो इन लोक कथाओं ने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता का विकास किया, उसमें योगदान दिया। जैसे नताशा शास्त्री हैं, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने तमिल लोक कथाओं को द फोकलोर ऑफ द साउदर्न इंडिया के नाम से प्रकाशित भी किया था। उसके बाद जो फोर्थ कारक था जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का विकास किया वो था तिरंगा झंडा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो लाल, हरे और पीले रंग का था डिजाइन किया गया। 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज है वो तैयार किया और बाद में हर आंदोलन में एक ध्वज का उपयोग किया जाता था, झंडे का उपयोग किया जाता था। और वो जो तिरंगा था, वो तिरंगा जिसमें बीच में चरखा दर्शाया गया था, वो प्रतीक बन गया था, आज़ादी का प्रतीक बन गया था, स्वराज का प्रतीक बन गया था, सत्याग्रह का प्रतीक बन गया था, भारतीय होने का। तो इसने भी भारतीय लोगों में जोश भरा, भारतीय लोगों को एकजुट किया। उसके बाद जो फिफ्थ था वो था इतिहास की व्याख्या। इसी दौरान जो भारतीय लोग थे उनमें राष्ट्रीयता है, देशभक्ति की भावना है, उसका विकास करने के लिए इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय जो आधुनिक पुस्तकें थी उनमें उनको पिछड़ा दिखाया, उनको आदिम दिखाया, उनको बताया गया कि आपका ज्ञान है वो जो केवल झूठी कल्पनाएं हैं, आप तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हम आपका उद्धार करने आए, ऐसी बातें भारतीयों के मन में ठूस ठूस के भरने का प्रयास किया गया। तभी इतिहास की व्याख्या की गई, पुनर्व्याख्या की गई और भारतीयों ने बताया कि कैसे हम कला में, वास्तुकला में, विज्ञान में, गणित में, धर्म में, संस्कृति में, कानून में, दर्शन में, शिल्प में, व्यापार में हम कितने आगे थे, हम विश्वगुरु थे। और जो हीन भावना भरी थी उसको दूर करने में इतिहास की व्याख्या ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसने भी राष्ट्रवाद का विकास किया भारतीय लोगों में। इसके अलावा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कृष्णमयी नेतृत्व था, जहां व्हाट्सएप या सेलफोन या ऐसे मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थी, तब भी गांधी जी ने पूरे भारतीय लोगों को एकजुट किया। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, उनका योगदान। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, उनके प्रतीकों ने भी भारत को मोटिवेट किया। रशियन रेवोल्यूशन, और इसके साथ साथ जो इतिहासकार के साथ साथ जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उनके विचार जो थे, तो ये कई सारे कारक थे। यानी कि मैंने सिर्फ 5 को डिटेल में डिस्क्राइब किया। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, भारतीय नेताओं के विचार, इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इनको भी आप ऐड कर सकते हो कि इन्होंने भी भारतीय लोगों को एकजुट करने में मदद की। अंग्रेज़ों के कुछ ऐसे कदम थे जिन्होंने भी हमारी सहायता की इनडायरेक्टली, जैसे अंग्रेजी भाषा उन्होंने लागू की। अंग्रेजी भाषा आने से क्या हुआ, हमें एक साझी भाषा मिल गई जिसके कारण हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। तो अंग्रेजी भाषा है, चाहे उसके उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन इन्होंने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। इसी तरीके से ट्रेन के कारण भी हम एक दूसरे भाग में आसानी से आ जा पाए, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझा और जाना कि अंग्रेजी शासन है वो कितना क्रूर है। तो ये कई सारे कारक है, लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो अच्छे लगे वो आप 7 या 8 पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हो जब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके जितने भी चैप्टर है 10th क्लास सोशल साइंस में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है।
क्योंकि यही चैप्टर है जिसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंफर्म होता है, यही वो चैप्टर है जिसमें से मैप वर्क भी कंफर्म होता है। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। एन्जॉय योर फ्रीडम। हैव अ नाइस डे।